नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश चौधरी। स्वागत है एक बार फिर से आपका फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस। अगर आप दोस्तों किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपीएससी, आरपीएससी, नीट, आईआईटी मेंस, एडवांस और साथ में 11th 12th फाउंडेशन की, तो आज का लेक्चर वीडियो आपके लिए यूजफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल जो है इसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट वीडियो जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा, एक ऐसे नए ग्रह की कल्पना कीजिए जिसकी डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी के बराबर है, यानी पृथ्वी का घनत्व उस ग्रह के घनत्व के समान है। ठीक है, उसका आकार पृथ्वी से 3 गुना है। अब कई बार बच्चे कहे सर आकार का मतलब क्या हुआ? रेडियस मान लो, आप उसका डायमीटर मान लो, यानी उस प्लेनेट का जो त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या के 3 गुना है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व जनित त्वरण का मान g है तथा नए ग्रह पर गुरुत्व त्वरण g' है, तो इस g' का मान बताना है g के रूप में, यानी पृथ्वी की तुलना कर रहा है वो उस ग्रह से। तो देखिए सिंपल सी, आप लोगों को पता है कि गुरुत्वीय त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास में है gm/r²। ठीक है, अब उस प्लेनेट की और अर्थ की दोनों की तुलना कर रहा है, तो हम एक काम करते हैं, दोनों के गुरुत्वीय त्वरण की अगर मैं तुलना करूं तो ये ऐसे बनेगा हमारे पास में g'/g g' क्या है? उस ग्रह जो है उसका गुरुत्वीय त्वरण है। ये बन जाएगा हमारे पास में gm'/r' मल्टीप्लाई। अब पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण नीचे लिखा हुआ है तो रिवर्स हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास में r²/gm। अब g से g कैंसिल आउट हो गया, आपके पास में है m'/m मल्टीप्लाई r/r' का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, हालांकि त्रिज्या आपको दे रखी है, उस ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 3 गुना है, तो हम एक काम कर सकते हैं, r' की जगह जो है वो हम 3r रख देंगे। अब बात आती है इस द्रव्यमान की। द्रव्यमान की वैल्यू कैसे निकालोगे? डेंसिटी दोनों की सेम दे रखी है, त्रिज्या अलग है, तो घनत्व जो होता है हमारे पास वो m/v, उससे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहां आप लिख सकते हो m = डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और पृथ्वी या कोई भी पिंड जो है उसको गोलाकार मान के हम सॉल्व करते हैं, तो गोले का जो आयतन होगा वो हमारे पास है 4/3 πr³। अब दोस्तों एक चीज देखिए, डेंसिटी सेम है, कांस्टेंट 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं m जो है वो पूरी तरह से डिपेंड कर रहा r⁻³ पे, यानी उस ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 3 गुना है। तो मैं अगर इसको वैल्यू रखूं तो ये मेरे पास में क्या आएगा? 3r⁻³ तो आप कहोगे m जो है वो समानुपाती होगा 27r³ के। इसका मतलब उस ग्रह का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 27 गुना है। तो इसको अगर ऐसे लिखा जाए, उस ग्रह का द्रव्यमान 27 गुना हो गया पृथ्वी के द्रव्यमान का, डिवाइडेड बाय m हमारे पास पृथ्वी, मल्टीप्लाई रेडियस अर्थ का r है, इसकी त्रिज्या हमारे पास में हो गई 3r²। m से m कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट, सिर्फ नंबर बचे हैं इसमें। 27 एज इट इज, 3 का स्क्वायर 1/9 हो गया, ये कटेगा हमारे पास 3, यानी 3 आया। अब देखिए इस g को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां शिफ्ट कर दीजिए, तो आपके पास में आएगा उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 3 गुना होगा, यानी आंसर आपके पास में ए ऑप्शन। अब अगर कई बार वैल्यू पूछ ले कैलकुलेट, तो ऐसे देखिए, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उस ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? देखिए 3 से गुणा करोगे 24, 2 27, 29.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हालांकि इतना डिटेल में पूछा नहीं है। 21 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में है ए ऑप्शन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है, पृथ्वी की सतह से एक प्रक्षेपक का पलायन वेग ve है, यानी किसी भी पिंड को अगर हम पृथ्वी सतह से पलायन करवाते हैं
तो उसका जो प्रक्षेपण वेग है वो पलायन वेग VE 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के समान होना चाहिए। ठीक है, यदि वस्तु को पृथ्वी की सतह से 2VE यानी पलायन वेग के डबल वेग से प्रक्षेपित किया जाए, तो जब यह पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होगा उस समय उस पिंड का वेग कितना होगा, यह कैलकुलेट करना है। दोस्तों एक चीज देखिए, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से कर सकते हैं, लास्ट के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है हमने उसको उसी तरीके से किया। पृथ्वी की सतह पर प्रक्षेप्य की कुल ऊर्जा और अनंत पर कुल ऊर्जा दोनों को इक्वेट करके वैल्यू निकाल सकते हो। परंतु दोस्तों हमें इसकी एक ट्रिक पता है, वो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा ताकि आप चुटकियों में इस क्वेश्चन का समाधान निकाल सकते हो। देखिए, मान लिया आपसे कह रहा है कि ये हमारे पास में हो गई पृथ्वी। पृथ्वी की सतह से किसी भी पिंड को अगर मैं प्रक्षेपित करूं v वेग से, और इसका वेग जो है n गुना है पलायन वेग का, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, आधा हो सकता है, n गुना से। ठीक है, अब जब ये पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होगा, फ्री होगा, तो गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने के बाद में अब इसका वेग कितना है ये कैलकुलेट करना है। क्लियर? हमें पता है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे वेग घटेगा। तो इसकी ट्रिक सुनिए ध्यान से। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने पर जो इसका वेग होगा √n² - 1 × VE। देखिए, VE मतलब पलायन वेग का n गुना वेग दिया है। अब जो n है आपके पास में वो वैल्यू ढूंढनी है। प्रश्न में क्या दे रखा है कि पलायन वेग से डबल वेग से इसको प्रक्षेपित किया जा रहा है। इसका मतलब जो NE है, इसमें n का मान मेरे क्वेश्चन में n = कितना है, 2 हो गया। अब आपको सिंपल सा एक काम करना, इस n की जगह आपको सिर्फ 2 रखना है। तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास में, जैसे ही वो गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होगा हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर 4 - 1 × VE। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा आपके पास में V' = √3 × VE। यानी जैसे ही वो गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होगा उसका वेग पलायन वेग का √3 गुना हो जाएगा। तो देखिए √3 आपको यहां दे रखा है। कई बार बच्चे बोले सर वैल्यू बताइए, तो वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, √3 की वैल्यू 1.732 डाल दीजिए, यहां से आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो 22वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 क्या क्या रखा है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह के लिए क्रमानुसार गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात बताइए, रेशियो क्या होगा। देखिए आप लोगों को पता है कि जब कोई भी पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर है तो उसकी टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी माइनस होगी। गतिज ऊर्जा धनात्मक होती है क्योंकि प्रदान की गई ऊर्जा है। तो इनके फॉर्मूले क्या देखिए, मैं आपसे कहूं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी यानी U आपके पास में होगा -G/m अपॉन होता है R। अब ये जो R है इसको R+H लिखा जाता है, त्रिज्या प्लस सतह से ऊंचाई। गतिज ऊर्जा की बात करें हम, इसमें काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा ऑलवेज पॉजिटिव होगी, तो K की जो वैल्यू है वो होगी प्लस में ½ mv² से निकलती है, और V हमारे पास में कक्षीय चाल, तो ये हो जाएगा G/mm अपॉन हो गया r। अब टोटल एनर्जी हालांकि पूछी नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूं इसमें। कुल ऊर्जा की अगर बात करें, टोटल एनर्जी जिसको आप E कहते हो, ये निकलेगा U + K को ऐड करके। अब जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे, देखो प्लस का ½ और माइनस का 1, -1 में से प्लस ½ गया तो हमारे पास बनेगा माइनस का ½ -Gmm अपॉन बनेगा इसमें 2R। अब रेशियो पूछ रहा है गतिज और स्थितिज का, यानी K/U जो है इसका रेशियो। तो K की वैल्यू आपके पास कितनी है, ½ Gmm अपॉन हो गया R, और U की वैल्यू है -Gmm अपॉन हो गया R। R से R कैंसिल, Gmm से Gmm कैंसिल, बचेगा कितना 1/2 डिवाइडेड बाय -1, तो ये हो गया -1/2। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर माइनस नहीं है ऑप्शन के अंदर में, तो परिमाण ले रखा है, वैल्यू चाहिए, उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तो K/U जो है इसका मॉडुलस होगा 1/2। तो इसका अर्थ क्या निकला,
इसका अर्थ निकला गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा की आधी होती है, या फिर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा की डबल। तो आपका आंसर जो है वो 23वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन। 24 क्वेश्चन देखिए, 24 में क्या कह रहा है, यदि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर अपनी वर्तमान त्रिज्या की दुगुनी त्रिज्या से कक्षा में घूर्णन करती है तो पृथ्वी पर एक वर्ष अब कितने दिनों का होगा। आप लोगों को पता है कि वर्तमान में पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल आर मानता हूं मैं, जिसको आप एक खगोलीय इकाई कहते हो, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब वो कह रहा है कि अगर पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी डबल हो जाए तो एक वर्ष की अवधि कितनी है। केपलर का थर्ड लॉ जो है वहां से हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे। केपलर का तीसरा नियम जो है आवर्तकाल का नियम, वो कहता है कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। तो हम पृथ्वी की दो अवस्थाओं की बात करते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। तो देखिए कौन क्या क्या है इसमें। अब यहां पर ऑप्शन में 365 आ रहा है, तो हम कहेंगे T1 जो है वर्तमान में 365 दिन हो गए हमारे पास, ठीक है। T2 आपको कैलकुलेट करना है। R1 वर्तमान में दूरी है R, और R2 जो है अब जो दूरी है वो डबल करने की बात कर रहा है। ये सारी वैल्यू पुट करके आपको T2 की वैल्यू निकालनी। क्या बनता है देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास में 365 डिवाइडेड बाय T2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R अपॉन हो गया 2R, और पावर बन गई हमारे पास 3, कैंसिल आउट हो गया इसमें। अब देखो आपको वैल्यू निकालनी है टी की, तो एक छोटा सा काम करते हैं, रिवर्स कर देते हैं इसको। अगर इसको उल्टा करूंगा तो ये दोनों रिवर्स हो जाएंगे, तो ये आएगा हमारे पास में T2 अपॉन 365 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 की पावर हो गया हमारे पास में 3। अब देखो 2 की घात 3 जो होती है उसको आप 8 लिख सकते हो। अब यहां से 2 हटेगा तो पावर रिवर्स हो जाएगी, तो ये बनेगा T2 अपॉन 365 इज इक्वल्स टू 8 की घात 1/2। अब 8 का वर्गमूल 2√2 होता है हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं 2√2। 365 को शिफ्ट करो तो आपके पास में जो आवर्तकाल आएगा वो 365 इंटू 2√2 होगा। अब 2√2 को आप 365 से गुणा करोगे तो उस समय एक वर्ष की अवधि इतनी होगी, जबकि ये सारे ऑप्शन रूट में डिमांड कर रहा है, तो हमारा आंसर जो है वो बी ऑप्शन होगा 24 क्वेश्चन का। नेक्स्ट 25वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग आधा है, 0.5 गुना मतलब हाफ है, ठीक है। उसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.1 गुना है, यानी 1/10 है। तो मंगल ग्रह का पृथ्वी की तुलना में पृष्ठीय गुरुत्वीय क्षेत्रफल सामर्थ्य कितने गुना होगा। देखिए कितनी भारी भरकम लैंग्वेज बोली है इसने, पृष्ठीय गुरुत्वीय क्षेत्र सामर्थ्य। बच्चा डरता नहीं हो तो इस लैंग्वेज को देख के डर जाए। एक तरह से आपसे ग्रेविटेशनल फील्ड यानी स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहा है। अब गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला हमें पता है, कंपेयर करना पृथ्वी की तुलना में। तो देखिए आपको पता G इज इक्वल्स टू होता है GM अपॉन R स्क्वायर। मंगल ग्रह की बात कर रहा है तो मंगल ग्रह की वैल्यू निकालेंगे पृथ्वी की तुलना में, तो ऐसे कह सकते हैं G मार्स डिवाइडेड बाय G अर्थ इज इक्वल्स टू GM मार्स अपॉन R मार्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई, अर्थ नीचे लिखा हुआ उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा R अर्थ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय G मास ऑफ अर्थ हो गया। G से G कैंसिल आउट होगा। अब सारी वैल्यूज दे रखी है, वो क्या कह रखा है, व्यास और त्रिज्या की बात करें, देखिए सेम रहेगा। यहां पर आपकी कमजोरी का फायदा उठाया, व्यास इसने बोल रखा है 0.5, तो बच्चा सोचता त्रिज्या के लिए मैं क्या करूंगा, इसको आधा करूंगा, नहीं, व्यास जितने गुना त्रिज्या भी उतने गुना ही रहेगी। तो आप कहोगे रेडियस जो है वो मार्स का वो 0.5 गुना है, तो हम यहां पर कह देंगे ये जो आपको दे रखा है वो एक तरह से 1/2 दे रखा है। द्रव्यमान की बात करें 0.1, तो एक तरह से 1/10 हुआ हमारे पास। वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए 1/10 मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 1/2 रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके RE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ME। मैंने यहां पर 1/2 लिखा, आप चाहो तो 0.5 लिख सकते हो। मैंने 1/10 लिखा, आप चाहो तो 0.1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
आर ई से आर ई कट जाएगा, स्क्वायर होके एम ई से एम ई कट गया, बचेगा क्या हमारे पास में 1/10 और ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1/4, ऊपर चला जाएगा 4/10, 4/10 का मतलब होता है 0.4। अब आप इसको शिफ्ट कर दो तो आप कहोगे मंगल ग्रह पर गुरुत्वीय सामर्थ्य, जिसको भारी भरकम शब्दों में कह रहा है ये इंटेंसिटी ऑफ सरफेस ग्रेविटेशनल फील्ड, वो पृथ्वी की तुलना में 0.4 होगी हमारे पास। अब अगर मान लो आप पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 10 कंसीडर करते हो तो वहां का गुरुत्वीय त्वरण 0.4 हो, ये 4 होगा हमारे पास में। क्लियर हो गई चीज? तो 25 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में हुआ डी ऑप्शन। नेक्स्ट 26वें में क्या दे रखा है, पृथ्वी के जी के समान सतह से h ऊंचाई पर उतना ही गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन होता है जितना d गहराई पर। यदि h पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम हो तो निम्न में से सही संबंध क्या है। देखिए लैंग्वेज का हेर फेर है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये हो गई हमारे पास में पृथ्वी की सतह, ये है पृथ्वी सतह। अब ये कह रहा है कि पृथ्वी सतह से आप h ऊंचाई पर गए और h का मान जो है वो बहुत कम है। बहुत कम का मतलब पृथ्वी की त्रिज्या का 5% से कम है, 320 किलोमीटर से कम है, उसी के लिए वैलिड है ये। यहां पर जो ग्रेविटी की वैल्यू मिल रही है वही सेम ग्रेविटी की वैल्यू आपको डी गहराई पर जाने पर मिलेगी। ठीक है, तो बताइए इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो फॉर्मूला ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g 1 - 2h अपॉन r होता है। गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का जो फॉर्मूला है वो g 1 - d अपॉन r होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों फॉर्मूलों की तुलना करो, सारी चीजें सेम है, यहां 2h है और यहां d है, तो तुलना करें तो हम कह सकते हैं 2h = d। या तो आप ये बोल सकते हो या फिर h = बोल सकते हो d/2। अब इनमें से जो आपके सुटेबल में ऑप्शन लगे वो देख लो। dh के बराबर है नहीं, d 2h के बराबर है, बिल्कुल मैच कर रहा है। d 3h/2 है नहीं, d h/2 है नहीं, h है d/2 हमारे पास। तो 26 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है। नेक्स्ट 27 में क्या कह रहा है, पृथ्वी सतह से ठीक ऊपर, ठीक ऊपर का मतलब ऊंचाई इतनी नगण्य है कि केंद्र से दूरी त्रिज्या के बराबर लेंगे। ठीक ऊपर वृत्तीय कक्षा में कृत्रिम उपग्रह का कक्षीय वेग v है। त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर घूम रहे उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होगा। देखिए ऐसी बात कर रहा है आपसे ये जैसे हमारे पास में पृथ्वी हो गई, ठीक है, आपसे कहा पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो r हो गई, ठीक है। एक उपग्रह जो है वो पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक है, ये मान लिया हमने, और दूसरा उपग्रह जो है वो पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर है, यानी 3200 किलोमीटर की हाइट पे, थोड़ा सा ऊपर मान लेते हैं। ये हो गया। अब आपसे कह रहा है यहां पर जो भी कृत्रिम उपग्रह परिक्रमण कर रहा है उसका वेग आपके पास में vo है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया vo, ऑप्शन में vo के रूप में दे रखा है। और ये कहा है यहां पर कोई भी उपग्रह परिक्रमण कर रहा है जिसकी जो ऊंचाई है वो पृथ्वी सतह से त्रिज्या की आधी है, r/2 हो गई। यहां वाले का वेग हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए पृथ्वी की सतह के सबसे निकटतम जो सैटेलाइट है उसमें हाइट नेग्लिजिबल होती है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, तो नेग्लिजिबल होती है, जिसके कारण उसका वेग v दे रखा है। तो हम कहेंगे सबसे निकटतम उपग्रह की चाल, तो फॉर्मूला आपके पास v0 = हो जाएगा हमारे पास में gm/r, पहली चीज ये। अब ये कह रहा है कि त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर, त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर चाल, इसको हमने v' मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा √gm/ नीचे r+h आएगा, तो r+ हो गया हमारे पास में r/2। तो इसको सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा
GM अपॉन यहां बन गया हमारे पास में 3R/2। अब देखिए तुलना करना है, रेशियो कर दो इसमें, V डैश अपॉन V0 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी, इसमें कॉमन रूट बना दिया क्योंकि दोनों रूट में है, GM अपॉन 3R/2 मल्टीप्लाई करके इसको रिवर्स कर देंगे तो ये बन जाएगा R अपॉन GM। मेरे प्यारे बच्चों, GM से GM, R से R कट गया, 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास में √2/3। इसको उठा के यहां शिफ्ट करो, देयरफॉर इस उपग्रह की जो चाल होगी √2/3 V0, ये हमारे पास में बना है इसका वैल्यू। अब देखो कौन सा है, रूट में 2/3, रूट में यहां पर 3/2, तो आप कहोगे मेरी वैल्यू जो है वो 2/3। देखिए दांव पेच रूट 2/3 भी है और बिना रूट का 2/3 भी है, तो आंसर जो आपका आ रहा वर्गमूल में 27वें का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल 1 वर्ष है, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 1 वर्ष में पूरा चक्कर लगाती है। यदि इसके बीच की दूरी दुगुनी हो तो नया परिक्रमण काल कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी डबल कर दी जाए तो नया जो आवर्त काल होगा वो कितना होगा। सेम केपलर का थर्ड लॉ जो है उसको यूज करेंगे, आवर्त काल का नियम T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R3। ऐसा क्वेश्चन अभी रिपीट हो चुका है जिसमें 1 वर्ष की अवधि 365 दे रखी थी, यहां पर ये 1 वर्ष की ही डिमांड कर रहा है। तो देखिए अगर मैं इसको लिखूं T1/T2, दो स्थितियों की बात करें, होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R1/R2 का होल क्यूब। तो देखिए T1 वर्तमान में 1 वर्ष है हमारे पास, T2 की डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। वर्तमान में R1 की वैल्यू R मान लें तो R2 ये डबल करने की बात कर रहा है 2R। क्या कह रहा है, बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या बनेगा 1/T2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R/2R होल क्यूब बन गया, कैंसिल आउट हो गया, क्यूब कर दो 1/T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो गया हमारे पास में 8। अब देखो दोनों को रिवर्स कर दीजिए आपस में या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 हो गया, तो T2 जो है वो 8 का वर्गमूल, और 8 का वर्गमूल वैल्यू में नहीं निकालना है, 2√2 वर्ष। अब बच्चा बोले 2√2 होता कितना है, देख लीजिए 2 × 1.4 वर्ष और मल्टीप्लाई करें तो 2.8 वर्ष। वर्तमान के लगभग 2.8 वर्ष मिला दें तो उस समय का 1 वर्ष होगा। तो ये तो घाटे का सौदा है, फायदे का सौदा नहीं है। तो आंसर हमारे पास में 2√2, तो बी ऑप्शन जो है ये हमारे पास 28वें का करेक्ट आंसर। 29 क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कह रखा है, यदि पृथ्वी की घूर्णन चाल को बढ़ा दिया जावे तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार कितना होगा। देखिए दोस्तों आपको फंडा समझा रखा है, उसी फंडे की अगर मैं बात करता हूं, जैसे ये हो गई पृथ्वी हमारे पास में, अब ये पृथ्वी का है भूमध्य रेखा और ये हो गई ध्रुव। अब मान लो एक व्यक्ति भूमध्य रेखा से थीटा कोण बनाते हुए यहां पर खड़ा है, तो यहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होगा G - ω² R cos² थीटा होगा इसमें, ठीक है। अब अगर मैं भूमध्य रेखा की बात करता हूं तो अगर यह व्यक्ति यहां लौटता है तो थीटा का मान 0 डिग्री होगा, थीटा 0 होगा तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी, cos 0 1 होगा तो G डैश इज इक्वल्स टू G - ω² R। ये भूमध्य रेखा की बात कर रहा है तो मैं भूमध्य रेखा की चर्चा कर रहा हूं, मैं ध्रुवों पे नहीं जाऊंगा। इसमें आपसे कह रहा है कि घूर्णन चाल को बढ़ा दिया जावे। अब आप खुद देखिए ओमेगा जो है वो माइनस में लिखा हुआ है, जैसे जैसे मैं ओमेगा की वैल्यू बढ़ाऊंगा G डैश का मान कम होगा, यानी ओमेगा का मान बढ़ाने पर G डैश की वैल्यू कम होगी, और भार जो होता है हमारे पास में वो होता है mg डैश। द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है, गुरुत्वीय त्वरण घटेगा तो वस्तु का भार भी क्या होगा, घटेगा। तो आपके पास में जो आंसर है बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि भार घटेगा। हां अगर ये ध्रुवों की बात करता
तो ध्रुवों पे देखो थीटा का मान 90 रख दो, cos 90 हमारे पास 0 हो जाएगा, तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। उस केस में हमारा आंसर जो है डी होता। अभी वर्तमान में 29 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। 30वां क्वेश्चन, एम द्रव्यमान का एक उपग्रह एम द्रव्यमान के ग्रह के चारों ओर आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, तो इसकी कुल ऊर्जा का मान कितना होगा? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। ये हमारे पास में किसी ग्रह उपग्रह की बात कर दी, ये ग्रह ये रहा छोटा सा, ठीक है। अब देखिए इसका द्रव्यमान m और जिस कक्षा में घूम रहा है उस उपग्रह का द्रव्यमान स्मॉल m। अब ये जो डिस्टेंस दे रखा सेंटर से, ये आपके पास में r हो गया इसमें। अब आपसे कहा है बताइए जब ये इसके चारों ओर घूम रहा है तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी की बात कर रहा है, तो टोटल एनर्जी हमारे पास आएगी माइनस GMM अपॉन करके हो जाएगा 2R। अब देखिए ये बनता है, यहां पर इस R की जगह इसने कैपिटल R बोल दिया है, तो हम ऐसे कहेंगे E इज इक्वल्स टू माइनस GMM अपॉन कैपिटल R। अब ये ऑप्शन आप लोगों को ढूंढना है इसमें, तो कौन सा बनेगा हमारे पास? माइनस GMM अपॉन 2R। तो देखिए माइनस GMM अपॉन 2R, ए ऑप्शन जो है हमारे पास में 30वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर वीडियो में हमने ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व किया। सभी क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। मैं आपको जैसे कहते आया हूं सभी क्वेश्चन में कंसेप्ट पकड़ना है। डाटाज एग्जामिनर चेंज कर सकता है परंतु फंडा जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और दोस्तों आप गूगल प्लेटफॉर्म से जाकर हमारे फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर के मोबाइल ऐप जो है उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी कोर्सेज के अनलिमिटेड वीडियोस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस जो हैं वो मिलेंगे। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, तब तक धन्यवाद।